हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में मैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस लेक्चर सीरीज में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो सिलेबस चाहे आपका 11th क्लास का हो, IIT JEE एग्जाम के लिए मेन एंड एडवांस का हो, या फिर अन्य कंपटीशन एग्जामों का हो। तो ओवरऑल सारा सिलेबस हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर में जो नोटेशन यूज होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। होता क्या है कि जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें वो लैंग्वेज में ना पूछ के नोटेशन के रूप में पूछ लेता है। तो अगर आपको नोटेशन पता है तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वरना आते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिकर नॉट, वैसे तो सारी चीज़ें मैं जो भी नोटेशन वगैरह हैं उनको बता के चलूँगा, लेकिन आपको भी वो हाईलाइट करके पढ़ने हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस। ओके, ये 4 टॉपिक हैं। अब इनमें भी बहुत सारे टर्म होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उन पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और बताऊंगा कि एग्जामों में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो, ये 4th नंबर पर जो लिखा हुआ है फंक्शंस, इसको आप इक्वल कर सकते हो मैथ के। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस। चैप्टर 2 में जैसे ही आपने फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद आप कितना भी मैथमेटिक्स पढ़ लेना, क्लास 11th का, क्लास 12th, या फिर उसके बाद आपको केवल क्या दिखाई देगा, मैक्सिमम फंक्शंस और इसके साथ इंटरवल। ओके, तो जो भी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन या फिर थ्योरम्स जो डिफाइन होती हैं वो इसी वर्ड पर डिफाइन होती हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लेकिन अगर इसको आपको पढ़ना है या फिर इसको आपको समझना है तो आपको सबसे पहले रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन अगर आपको समझना है तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपको समझना है तो ऑर्डर पेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ, और अगर आपको ये ओवरऑल सारी थ्योरी अगर आपको समझनी है तो आपको सेट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि सेट्स में आप मास्टर करके आओ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। आप सेट्स की केवल डेफिनेशन का मीनिंग पढ़ लेना, क्या होता है सेट्स, बस उतना ही काफ़ी है अगर आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हो। ओके, तो उस पर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। तब इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी ग्रिप मिलेगी और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर नंबर 1 में ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और इन पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी नोटेशन है, वो सब मैं आपको साथ के साथ बताकर चलूंगा। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर के बारे में आप जानते हो, क्लास 9th में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की होगी तो उसमें आपने एक नोटेशन यूज़ किया होगा कुछ इस तरह से x, y। ओके, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें x और y का मीनिंग ये होता है कि अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में जाते हो तो उसमें एक पॉइंट का ये लोकेशन होता है जिसमें x क्या होता है, y एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और y क्या होता है, उस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, x, y। इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं ऑर्डर्ड पेयर की, तो ये होगी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डेफिनेट ऑर्डर में लिखने के बाद जो आपके पास पेयर बनेगा उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कैसे, अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाएगा, A और B के बीच में कॉमा लगा के और इनको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर्ड, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर A लिखा हुआ है फर्स्ट पर, सेकंड पर B, तो यहाँ पर इनका ऑर्डर मैटर करता है। ओके, अगर मैं इनको आपस में चेंज कर देता हूँ, यानी B को A की जगह और A को B की जगह लिख देता हूँ, तो मेरा ऑर्डर पेयर बनेगा B, A। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी बिल्कुल। ओके, तो बस इसमें यही ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आपको कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखा होता है तो इसका अपना अलग सिग्निफिकेंस है, इसका अपना अलग मीनिंग होगा, और अगर इस तरह से है तो इसका अपना एक अलग मीनिंग होगा। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन उससे पहले आप इनके बारे में एक नोट जान लो कि इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर है तो वो इक्वल कब होंगे, उस पर एक क्वेश्चन बनता है, उसे आगे देखेंगे। लेकिन पहले एक नोट जान लो कि अगर आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं A और B,
और उनको अगर आप इक्वल कहते हो एक और ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी के, तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? ये तब होंगे इफ एंड ओनली इफ, केवल और यदि केवल, कि ए बराबर सी हो और बी बराबर डी होना चाहिए। यानी कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। इसी को लेकर एक क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो आपको दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कर देगा। कैसे? कि x + 2, 3 इज इक्वल टू 3, y। इस तरह से दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कर देगा और पूछेगा कि x और y की वैल्यूज़ क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उनके फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर हों और सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर हो। तो वही कर देंगे हम बस। तो आपकी x और y की वैल्यू निकल आएंगी। यानी x + 2 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1। और सेकंड को अगर मैं सेकंड के बराबर रखता हूँ तो 3 बराबर y, यानी y बराबर मेरा आ जाएगा 3। तो ये इस तरह से आपसे अननोन की वैल्यू पूछता है टू ऑर्डर्ड पेयर को आपस में इक्वल करके। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है ऑर्डर्ड पेयर को लेके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका फाइंड किया जाता है? सेट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का नोटेशन जान लो। नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे वो लैंग्वेज में नहीं देगा बोल करके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स फाइंड करो, वो आपको नोटेशन की फॉर्म में पूछेगा। तो आपको नोटेशन पता होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए दो सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं भी मान लेता हूँ कि 2 सेट्स हैं। लेट सेट ए जो कि नॉन एम्प्टी है और एक सेट बी, वो भी क्या है? नॉन एम्प्टी। ओके, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। मैंने नोटेशन यूज़ किए हैं 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते। तो ए मैंने नॉट इक्वल टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए 5 यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कि ए में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। सेम लाइक बी में भी कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड किया जाता है सेट्स का, लेकिन उसके लिए जो सेट होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। ओके, तो ए और बी का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन देखते हो तो वो क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, ये नोटेशन होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? देखो, सेट ए के सारे एलिमेंटों का सेट बी के सारे एलिमेंटों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो और उन ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दो। वही क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ए और बी ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा जहाँ ए किसका एलिमेंट होगा? सेट ए से आएगा और बी सेट बी से। इसका आप क्या बना दो? सेट में बंद कर दो इन्हें। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट जरूर कर लेना कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर फर्स्ट पर सेट ए लिखते हो तो यहाँ ऑर्डर पेयर में भी फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट से ही आएंगे। ओके, और जो सेकंड पोजीशन पर सेकंड सेट से आएंगे। अगर मैं ये कर देता हूँ बी क्रॉस ए, तो इसका मीनिंग अब ये हो जाएगा कि बी और ए सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट और ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होता है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों अलग बातें हैं। ओके, मतलब आपको यही है कि ऑर्डर पेयर में जो यहाँ पर फर्स्ट सेट लिखा होगा उसके एलिमेंट लिखने हैं फर्स्ट पोजीशन पर ऑर्डर पेयर में, और जो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ सेट है उसके एलिमेंटों को ऑर्डर पेयर में सेकंड पोजीशन पर लिखना है। तो मैंने लिख लिया, आप भी लिख लेना नोट करके कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। और दूसरा पॉइंट ये लिख लेना कि इफ़
अगर आपसे कोई कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए के है, तो ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, फिर दोनों सेटों को इक्वल होना पड़ेगा। तो इस दोनों नोटों को आप जरूर लिखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इक्वल है तो वो तभी पॉसिबल है जब वे दोनों सेट आपस में इक्वल हो, यानी ए बराबर बी हो। ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, उसका नोटेशन आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो सेट हैं तो उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो और देख लो। देखो यहीं पर बता देता हूँ, आपका जो सेट ए है उसमें मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एम है। देखो यहाँ भी मैंने ये नोटेशन यूज किया है, ये क्या नोट करता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एम। ओके, वहाँ मैंने सेट थ्योरी में वैसे सब कुछ बताया हुआ है। नंबर ऑफ बी, यानी सेट बी में नंबर ऑफ बी मैंने एन एलिमेंट मान लिए। ओके, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एम इंटू एन, यानी कि जो सेट ए में एलिमेंट है और सेट बी में, उन दोनों की प्रोडक्ट कर देना, जो प्रोडक्ट आएगी वही उन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, इसे नोट कर लो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इस पर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे बनाया जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल में आप देखोगे कि अगर आपको कोई भी डाउट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, तो जैसे ही हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे साथ में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर क्वेश्चन कुछ स्टेप से बनता है। इसमें आपको दोनों सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, सेट ए ले लेता हूँ जिनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें एलिमेंट है ए और बी, और एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड नंबर 1 ए क्रॉस बी, सेकंड बी क्रॉस ए। देखो मैक्सिमम यही है कि वो आपको सिंबल ही यूज़ करेगा, लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया मैंने। इसका मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करो, और इसका मीनिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए फाइंड करो। तो जो मैंने अभी पीछे बताया था कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के, वो भी आप यहाँ पर क्लियर देख पाओगे। तो फर्स्ट फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि सेट ए के सभी एलिमेंटों का सेट बी के सभी एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बना दो और उनको एक सेट बना दो, तो वही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है। तो बनाते हैं। सेट ए आपका ये रहा, सेट बी। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है ए, यानी इसका ऑर्डर पेयर आपको किसके साथ बनाना है, पहले 1 के साथ, उसके साथ किसके साथ बनाना है, 2 के साथ, और फिर किसके साथ बनाना है, 3 के साथ। तो अगर मैं बनाता हूँ ए का 1 के साथ, तो क्या बनेगा ऑर्डर पेयर 1, सॉरी, दूसरा क्या बनेगा A,2, तीसरा क्या बनेगा A,3। ये बन गया, क्योंकि सभी एलिमेंटों के साथ बनाना है, तो यही काम आपको बी के साथ करना पड़ेगा और 1, 2, 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। तो बी का 1 के साथ क्या होगा, B,1, और 2 के साथ B,2, और 3 के साथ B,3। तो ए के सभी एलिमेंटों का बी के सभी एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। इसी का एक सेट बना दो, ये बना दिया सेट। यही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है। ओके, एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि इसमें ये आपकी चॉइस होती है कि जो सेट ए में एलिमेंट हैं उनमें से आप किसी का भी पहले ऑर्डर पेयर बना सकते हो बी के एलिमेंटों के साथ, उसके लिए आप फ्री हो। मतलब मैं बी का 1 के साथ बना के, बी का 2 के साथ बना के, और बी का 3 के साथ बना के, यानी कि B1, B2, B3 इनको पहले लिख सकता था और A1, A2, 3 को बाद में लिख सकता था। ये तो सेट की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि सेट में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उनको आपस में आप चेंज कर सकते हो, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है। अब ये A1 लिखा हुआ है तो आप इसको 1A नहीं कर सकते। ओके,
ये नॉट इक्वल होगा। लेकिन इस पूरे एलिमेंट को, ये जो सारा एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इनको आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये तो सेट की डेफिनेशन में भी होता है और सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर उसमें जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनका मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है। ओके, तो ये A क्रॉस B था। अब देखो, एक मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बराबर क्या होता है, M इंटू N। तो M मुझे आप बता सकते हो यहाँ से, अगर मैं आपको उसका भी क्लैरिफाई दे देता हूँ। तो नंबर ऑफ A कितना है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, और नंबर ऑफ B कितना है, इसमें कितने एलिमेंट है, 3। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, वो मैंने बताया था M इंटू N, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6। और आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ओके, तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मैं फाइंड करके दिखाता हूँ B क्रॉस A। तो B क्रॉस A हमें सेकंड में फाइंड करना है। अब डेफिनेशन तो मतलब बोलने वाली तो वही होगी, लेकिन इसमें जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट लिखे हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। कैसे, अब क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी कि B के सभी एलिमेंटों का A के सभी एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बना दो और उन्हें एक सेट में बंद कर दो। वही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A होता है। अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 का बनाना है A और B के साथ ऑर्डर पेयर। तो पहले 1 का A के साथ बनाओगे तो क्या आएगा, 1 A, फिर 1 का B के साथ क्या होगा, 1 B, फिर 2 का बनाओगे अब इनके साथ तो 2 A और 2 B। इसी टाइप से 3 का बनाओगे A और B के साथ तो 3 A 3 B। ये सारे ऑर्डर पेयर बन गए सेट B के सभी एलिमेंटों के सेट A के सभी एलिमेंटों के साथ। अब इनको एक ऑर्डर सेट्स में बंद कर दो। यही क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A हो गया। ओके, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं, हाँ वो नोट कर लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A के। वो कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B क्लियर देख सकते हो, नॉट इक्वल टू है B क्रॉस A के। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे, 6 ही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्वल नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। मैक्सिमम तो एक ही टाइप का इस पर क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है। बस यही है कि इसमें इन चीज़ों को भी पूछ सकता है अलग से। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उसमें हम एक चीज़ और फाइंड करना सीखेंगे कि एरो डायग्राम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का कैसे बनाते हैं। वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एडिशनल फॉर्म में। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा। इसमें 2 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर से मैं एक सेट ले लेता हूँ A, जिसमें एलिमेंट हैं 3 4 एंड 5। ओके, और सेट B है जिसमें एलिमेंट है X, Y। तो इसमें आपको फाइंड करना है, फर्स्ट तो A क्रॉस B फाइंड करना है, सेकंड में आपको फाइंड करना है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एरो डायग्राम बनता है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस B क्या होगा, तो बनाइएगा ऑर्डर पेयर 3 का X और Y के साथ। तो 3, X, 3, Y। उसके बाद 4 का X और Y के साथ 4, X, 4, Y। फिर 5 का X और Y के साथ तो 5, X, 5, Y। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। अब आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड में हमें देखना है, फर्स्ट ही हमने देख लिया। इधर सेट A लिखना है आपको और इधर सेट B। सेट A को इस तरह से एक इलिप्टिकल फॉर्म के डायग्राम में लिखना होता है। इसमें क्या होता है कि सेट के एलिमेंटों को ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं।
तो ए सेट लिखेंगे यहाँ पर और इधर लिखेंगे सेट बी और उसके इसमें एलिमेंट। तो सेट एक एलिमेंट क्या है 3 और 4 एंड 5। और भी होते तो और बड़ा बना लेते और लिखते जाते, फिलहाल इतने ही है। बी के एलिमेंट लिख लो x और y। अब इसमें एरो डायग्राम में आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं है, बस यही करना होता है कि ए के जिन जिन एलिमेंटों का आपने बी के जिन जिन एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है उन्हीं को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो 3 का आपने किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, x के साथ और y के साथ। तो एक एरो के द्वारा इसको नोट कर देते हैं, यहाँ पर लगा दो एरो, सेम लाइक y से। इसी टाइप से आपने 4 का x के साथ और y के साथ बनाया है, तो यहाँ पर भी x के साथ कर दो इसको और इसको y के साथ। सेम 5 का x के और y के साथ बनाया है ऑर्डर पेयर, तो इसको भी x के साथ जोड़ दो और 5 को भी y के साथ जोड़ दो। बस ये होता है एरो डायग्राम। वही होता है कि बस जो ऑर्डर पेयर लिखे होते हैं उन्हीं को एक तरह से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है लेफ्ट और राइट साइड में लिखे जाते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये एरो डायग्राम था 2 सेट का, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। लेकिन कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्योंकि वो अगर आपके सामने आते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, उन्हें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उन्हें आप कर सको। देखो फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा आपसे, 3 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ए बी और सी। तीनों ही क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। तो एक वैल्यू होती है, देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ओके, यानी कि आपसे वैल्यू पूछी जाएगी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू होती है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यानी कि जो ये क्रॉस होता है ये इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। सेकंड होती है इंटरसेक्शन के लिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तीसरा है डिफरेंस के लिए, ए क्रॉस बी डिफरेंस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, इनको आप नोट कर लेना। और ये है कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपसे सपोज करो 3 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सेट प्रोवाइड किए जाते हैं और पूछा जाता है आपसे कि फाइंड करो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो इसमें सिंपल है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपको सेट चाहिए। तो सेट है तो सही, सेट ए आपके पास है, बी यूनियन सी भी क्या आएगा, एक सेट ही तो आएगा, तो डी मान लो उसको। तो ऑल दो आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस डी फाइंड करना है, बस फाइंड कर देना। या फिर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि ए क्रॉस बी फाइंड करना और ए क्रॉस सी फाइंड करना, उनका यूनियन फाइंड कर देना। कैसे भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल हैं तो उसमें से किसी को भी फाइंड कर देना, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। और एक ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही अगर आपको फाइंड करना हो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले सेट बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, वो भी तो एक सेट ही आएगा। जब सेट आएगा सपोज करो वो क्या आता है, ई आता है, तो ए क्रॉस ई फाइंड कर देना, वही क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसी टाइप से ए क्रॉस बी माइनस सी आपको फाइंड करना है, तो पहले सेट बी और सी का क्या फाइंड कर लेना, डिफरेंस फाइंड कर लेना। डिफरेंस आप जानते हो वो भी क्या आता है, एक सेट ही आ जाता है। मान लो एफ आता है, फिर ए क्रॉस एफ फाइंड कर लेना अलग से बस, या फिर ऐसे फाइंड कर लेना, वरना ऐसे ही फाइंड कर लेना। ये तो जस्ट आपको रिमेंबर रखना कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अगर आप फाइंड करने को आता है तो ऐसे फाइंड करना। ओके, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस क्या होता है, सेट में हम सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर आपको चैप्टर 2 समझना है तो आपको फर्स्ट यानी कि चैप्टर 1 सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही था, ये बिल्कुल सिंपल है। बाकी लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशंस एंड फंक्शन। बताने को तो मैं यहाँ पर ही बता सकता था, लेकिन ये है कि पहले आप इसको पढ़ना, इस पर जो भी और क्वेश्चन मिले तो उनको सॉल्व करना और अच्छी ग्रिप बनाना इस टॉपिक पर। फिर उसके बाद फ्रेश माइंड में पढ़ेंगे हम रिलेशंस एंड फंक्शन।